गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुद्दा चल रहा था, बिहार के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया है कि वो डिलीटेड वोटर्स की जो लिस्ट है वो पब्लिश करे। दरअसल में आप लोग जानते होंगे कि लगभग 65 लाख के आसपास ऐसे वोटर्स थे जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया था। एंड इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इसके कारण ये थे कि किसी की डेथ हो चुकी है, किसी ने परमानेंट माइग्रेशन कर चुका है। देवर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, पर उसकी डिटेल सामने नहीं आई थी। एंड बाद में बहुत सारे लोगों का ऐसा भी पता लगा कि कुछ लोग जिंदा हैं, पर उनको डेथ डिक्लेयर करके उनका वोट काट दिया गया। इस तरह की चीजें यहाँ पे सामने आ रही थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप पूरी की पूरी लिस्ट क्यों नहीं दे देते। एक जगह के ऊपर सारी लिस्ट होगी, सबको पता होगा कि भाई अगर उसका नेम कटा है तो क्यों कटा है। राइट, उसके परिवार वालों को उसको देख तो पाए बंदा कि उसका नाम अगर कटा है तो क्या रीजन है उसके पीछे वोट काटने का। ऐसे नहीं कि बिना किसी रीजन के किसी का भी नाम काटा जाए। राइट, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया है कि आप पूरी लिस्ट यहाँ पे पब्लिश करो। एंड साथ ही साथ वहां पे रीजन भी मेंशन करो कि डेथ की वजह से, माइग्रेशन की वजह से, अनट्रेसेबल होने की वजह से, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, किस कारण की वजह से आखिर उसका नाम आपने वहां पे नहीं ऐड ऑन किया है। प्लस एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो आधार कार्ड है ना, वो भी एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। तो जो इलेक्टर्स हैं जिनका नाम यहाँ पे नहीं आया है, वहां पर भी वो आधार का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को ये भी बोला गया है कि भाई वोटर्स के पास राइट टू नो है। तो आप लोग ना जो अपनी इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हो, ये इस तरह से होनी चाहिए कि लोगों के लिए वो काफी कंफर्टेबल रहे, वो लोगों के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेन ना कॉज करे। माइग्रेंट वर्कर जो कहीं ना कहीं लेट से कहीं और काम कर रहा है, अगर मान लीजिए वो पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो हो सकता है उसके परिवार वाले, उसके पड़ोसी, वो सब उसको बता दें। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमारी ये जो एक्सरसाइज होनी चाहिए ना, इसमें इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, इसमें एक्सक्लूसिवनेस मत करो। लोगों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश ना की जाए, कोशिश करी जाए कि लोग इंक्लूड हों। यही हमारा यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज है। बस ध्यान ये रखना है कि वो भारत के वोटर, भारत के नागरिक होने चाहिए। राइट, तो उस प्रोसेस को इतना ज्यादा मुश्किल ना बनाया जाए। दोस्तों, एक और ये जो मुद्दा है ना, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड इनफैक्ट ना पिछले कई दिनों के अंदर हम इलेक्टोरल रोल की ट्रांसपेरेंसी की रिगार्डिंग बात भी कर रहे हैं। पहले दोस्तों ऑपोजिशन लीडर जो थे, राहुल गांधी जी, उन्होंने यहाँ पे ईसीआई के ऊपर इल्जाम लगाया कि बहुत सारे इश्यूज हैं रोल्स के रिगार्डिंग, बहुत सारी जगह के ऊपर। जैसे बेंगलुरु का उन्होंने एग्जांपल दिया, कर्नाटका का, कि कैसे एक पर्सन मल्टीपल वोट डाल रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो रूलिंग पार्टी बीजेपी ने भी यहाँ पे दिखाया कि जो अलग अलग इलेक्शंस हुए हैं उनमें गलत लोगों ने वोट डाला है, वो उल्टा ओपोजिशन के ऊपर यहाँ पे कह रहे थे। बट इन द एंड पॉइंट यही निकल के आया कि कुछ ना कुछ इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी है। राइट, एंड अब जाकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है। तो आज के समय दोस्तों इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो एक ऑल टाइम लो के ऊपर चल रही है। ऐसे टाइम के ऊपर इलेक्शन कमीशन को जरूरत ये है कि अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखे, इंश्योर ये करे कि एक क्लीन, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल रोल हमारे सामने हो, ताकि हम सबका जो भरोसा है डेमोक्रेसी के अंदर वो इस तरह से बना रहे। दोस्तों, डेट है आज की 15 अगस्त 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आप सबको इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी एक है, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। आज़ादी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज़ादी के इसी अवसर के ऊपर हमारी पीडब्ल्यू ओनलीएस की टीम हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 67% ऑफ यहाँ पे ऑफर कर रही है। तो दोस्तों, जितने भी कोर्सेज हैं उन सबका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑफलाइन सेंटर्स हैं, उन ऑफलाइन सेंटर्स पे भी आपको अप टू 50% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके अलावा चंडीगढ़ में हमारा जो नया सेंटर ओपन होने जा रहा है, उसके लिए जो फ्री यूपीएससी सेमिनार है वो 18 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा दोपहर
3 बजे। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे डाल दिया है, तो उस रजिस्ट्रेशन लिंक में आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर 18 तारीख को आप यहाँ पे 3 बजे चंडीगढ़ में यहाँ पे सेमिनार को अटेंड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो सभा सार के रिगार्डिंग है। दोस्तों आप लोगों ने कई बार गांव में देखा होगा कि ग्राम सभा की मीटिंग्स होती हैं, ठीक है ना। तो ग्राम सभा की मीटिंग होती हैं, बहुत सारी चीजें बातचीत होती हैं उस मीटिंग के अंदर, राइट। अब यहाँ पर हमने पता क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक एआई पावर्ड सभा सार टूल बना दिया है। इससे पता क्या होगा, जो भी वो मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ, बहुत सारे लोगों ने बातचीत करी, तो एक्चुअल में ना ये जो एआई टूल है ये पता क्या करेगा, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाल लेगा। कहने का मतलब वहां पर वो उसका क्रक्स क्या था उस मीटिंग का, क्या क्या मेजर मुद्दे डिस्कस हुए, क्या क्या उनका निष्कर्ष निकल के आया, वो सारा अपने आप वो नोट कर लेगा जो एआई होगा। उससे हमें फ़ायदा यही होगा कि हमें एक समरी मिल जाएगी उस पूरे के पूरे यहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ, हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो पाएगा एंड उससे कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। तो ग्राम सभा की जो मीटिंग है ना वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से इस टूल को यहाँ पे बनाया गया है। तो ग्राम सभा या पंचायत की जो भी ऑडियो मीटिंग्स होंगी या वीडियो रिकॉर्डिंग्स होगी, उससे कहीं न कहीं वो एमओएम यहाँ पे निकाल लेगा। इसमें दोस्तों हमने जो इस्तेमाल किया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एंड साथ ही साथ जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आपकी अलग-अलग लैंग्वेजेस को समझ पाएगा और ट्रांसलेट कर पाएगा, सेंटिमेंट एनालिसिस कर पाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे वो कर पाएगा। तो इसको यहाँ पे भाषिनी जो हमारा टूल है उसके साथ यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। भाषिनी बेसिकली हमारा नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आपकी कन्नड़ा, इंग्लिश, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। तो डेफिनिटली देश भर के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बातचीत करी जाएगी इन मीटिंग्स के अंदर, उसको वो पूरा अंडरस्टैंड कर लेगा एंड अकॉर्डिंगली एक स्ट्रक्चर्ड ढंग के अंदर हमारे सामने एक आउटपुट आ पाएगा। तो ये यहाँ पे इसका फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि देखो अब हमें अलग से लोग नहीं लगाने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि क्या-क्या डिस्कशन हुआ। डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमैटिकली हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी एंड साथ ही साथ ना मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुआ उसका टेम्पर प्रूफ मीटिंग हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ छेड़-छाड़ कर दिया, मीटिंग में बात कुछ और हुई थी, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ और आ गया, नहीं। ये एआई का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो प्रॉपर एक ट्रस्ट बन पाएगा लोगों का इस पर्टिकुलर टूल के अंदर। बाकी मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है तो वो भी एक फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी पहले इसको यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर डिप्लॉय किया जाएगा, जहाँ पे 1100 के आसपास जो ग्राम पंचायत है उनको कवर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे इसका नेशन वाइड रोल आउट भी यहाँ पे प्लान्ड है। तो ये कुछ बातें थी सभा सार के रिगार्डिंग जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है द एल्डर्स ऑब्जर्वेशन ऑन गाजा क्राइसिस। सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि आखिर ये एल्डर्स कौन है। दोस्तों दरअसल में क्या था ना, 2007 में जो उस फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला जी, जो कि अपने आप में बहुत ही एक फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं, राइट। उनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया, उसका नाम रखा गया द एल्डर्स। इसमें पता क्या होते हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया के बहुत ही फेमस लीडर्स होते हैं। या तो ये फॉर्मर हेड्स ऑफ स्टेट्स होंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होंगे किसी देश के, या सीनियर यूएन ऑफिशियल्स होंगे। ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इज्जत है। ये कहीं न कहीं पीस को प्रमोट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डेफ़िनेटली अपनी आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप आपको ये देखने को मिल जाएगा द एल्डर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि नेल्सन मंडेला जी ने यहाँ पे बनाया था। तो आज के समय यहाँ पर आपको टोटल 12 एक्टिव मेंबर्स देखने को मिल जाएँगे, 10 फुल मेंबर्स हैं एंड 2 आपको इसकी डिप्टी चेयर्स आपको देखने को मिल जाएँगी और इसके हेडक्वार्टर्स लंदन, इंग्लैंड के अंदर है। ठीक है? तो बहुत ही इनकी बात सुनी जाती है क्योंकि दुनिया में इन जो लीडर्स की बात करें तो इन लीडर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अब इस एल्डर्स ग्रुप ने ना गाज़ा क्राइसिस के रिगार्डिंग यहाँ पे एक बात बोली है। इन्होंने ये बोला है कि भाई ये जो आज के समय गाज़ा पट्टी में हो रहा है ना, ये जेनोसाइड से कम नहीं है और ये जेनोसाइड कोई और नहीं, ये इज़राइल करवा रहा है। इज़राइल ने जानबूझकर ह्यूमैनिटेरियन एड को ऊपर रोक लगा दी है गाज़ा पट्टी में जाने के अंदर, जिस वजह से क्या हो रहा है वहाँ पे भुखमरी, फेमाइन, ठीक है ना? और बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोगों की यहाँ पे डेथ हो रही है। अब जेनोसाइड होता क्या है? दोस्तों 1948 की यूएन कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड, इसके हिसाब से अगर हम बात करें ना, तो अगर कोशिश ये करी जाती है कि एक पूरे नेशनल ग्रुप को, एक एथनिक ग्रुप को, एक रेशियल ग्रुप को या एक रिलीजियस ग्रुप को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करी जाती है ना, दैट इज कॉल्ड एज जेनोसाइड।
तो उनको बहुत बड़े लेवल पे इंजर करना, उनको मार देना, उनके बर्थ ना होने देना, ये सब आपके जेनोसाइड के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि इज़राइल ने जानबूझ के एड को यहाँ पे रोका हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग है इजिप्ट के साथ, वहाँ पे रोक लगा दी गई है। इसके अलावा हेल्थ केयर वगैरह के ऊपर भी रोक मतलब है, तो कोलैप्स कर गया हेल्थ केयर भी, उससे फेमाइन वगैरह के और इम्पैक्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो रही है। तो ये इस तरह से गाज़ा में जो हो रहा है वो एक जेनोसाइड ही है जो इज़राइल करवा रहा है। तो यहाँ पे इस ग्रुप ने ये बोला है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी इज़राइल और हमास के बीच में सीज़ फायर यहाँ पे हो। जितने भी इज़राइली हॉस्टेजेस हैं जो गाज़ा के अंदर अभी भी उनको होल्ड किया गया है, उनको भी रिलीज़ किया जाए। बाकी स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाए, क्योंकि उसी से कहीं न कहीं लंबे समय के अंदर हमारे पास पीस आएगा। आर्म्स ट्रांसफ़र जो हैं वो रोके जाएँ टू इज़राइल, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर जो है ना इज़राइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके ऊपर सैंक्शन लगाए जाने चाहिए एंड डेफिनिटली उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए ताकि ये जो अपने-अपने तरीके हैं, इनको रोक पाएँ। उसी से कहीं न कहीं आने वाले समय के अंदर हम शांति यहाँ पे इस रीजन के अंदर लेकर आ सकते हैं। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज़ योर अपार आईडी। अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। दोस्तों दरअसल में जैसे आपका आधार नंबर होता है ना, उसी तरह से स्टूडेंट्स की अपार आईडी होती है। तो ये 12 डिजिट की आपकी इस तरह से आईडी आपकी बन जाएगी। अब इससे पता क्या है, ये 2024-25 के अंदर यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका पर्पस पता क्या है? आपकी एक आईडी के अंदर आपका पूरा का पूरा डेटा होगा। कहने का मतलब कि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, वो सारे इसी आईडी के अंदर स्टोर्ड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपने कौन से स्कूल्स पास्ट में अटेंड किए हैं या आपने कौन-सी क्लासेस करी हैं, उनमें कितने-कितने स्कोर्स थे, वो सबकी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगी। तो कोई भी ऐसी दिक्कत, कोई भी आपको परेशानी वगैरह नहीं होगी। आपने कितने ज़्यादा आपके क्रेडिट्स वगैरह कितने हैं, वो सारा इसी में आपको स्टोर्ड देखने को मिल जाता है। तो दरअसल में ना जो सीबीएसई है, उसने अपार आईडी को मैंडेटरी कंपल्सरी बना दिया है 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है? उसके रजिस्ट्रेशन एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सबमिशन के लिए इसको मैंडेटरी बना दिया गया है कंपल्सरी सीबीएसई के द्वारा। तो अपार आईडी जैसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला ही गया था कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, इसी स्टूडेंट आईडी के माध्यम से हर एक चीज़ हो पाएगी। कई बार देखो आपको स्कूल चेंज करना होता है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह की फाइल वगैरह करनी होती है। अब वो सारा सिस्टम यहाँ पे साइड हम कर रहे हैं। एक बच्चे की अपनी ज़िंदगी के अंदर एक आईडी बनेगी एंड उसी में सारा का सारा डेटा यहाँ पे होगा। तो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे हमारा कवर करने की कोशिश है क्लास 1 टू 12 के लिए एंड लगभग 2 करोड़ 36 लाख के आसपास अपार आईडीज़ हमने ऑलरेडी क्रिएट कर भी दी है। तो ये जो मैंडेटरी किया गया है, ये 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए है, उन बच्चों के लिए जो क्लास 9th या क्लास 11 में रजिस्टर कराएँगे, या फिर जो आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का जो सबमिशन है क्लास 10 और क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी मैंडेटरी यहाँ पे कर दिया गया है। तो स्कूल्स को यहाँ पे अपार आईडी ऑब्टेन करना मैंडेटरी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन एंड एलओसी प्रोसेस यहाँ पे शुरू करने से पहले। तो बच्चों का रिकॉर्ड यहाँ पे स्ट्रीमलाइन हो पाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर काफ़ी कम हो जाएँगे एंड कहीं न कहीं हमने जैसे सोचा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, उसके साथ यहाँ पे इसी के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड बाकी हमारे पास जो एबीसी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, कई बार होता है ना कि आपने कोई कोर्स यहाँ से पढ़ लिया, तो उसके क्रेडिट आपको इस पर्टिकुलर बैंक में आपको ट्रांसफ़र होते हुए देखने को मिलेंगे। तो उसके साथ इंटीग्रेट भी कर दिया जाएगा, तो सारा का सारा आपका डेटा इसी आईडी में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपकी ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड पोर्टेबिलिटी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बढ़ जाएगी, राइट? तो ये कुछ बातें थी अपार आईडी के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा अगला टॉपिक है रेबीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों आजकल जहाँ भी आप देखो सोशल मीडिया के ऊपर बात हो रही है डॉग्स के रिगार्डिंग। मैंने आपको बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुद्दा चल भी रहा है, ठीक है? कि क्या जो दिल्ली एनसीआर के डॉग्स हैं, उनको यहाँ पर कैप्चर करके उनको यहाँ पे शेल्टर होम्स में रखा जाना चाहिए या फिर इट इज़ ओके टू लेट देम रोम फ्री। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। तो थोड़ा-सा हम ना ये रेबीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर ये रेबीज़ है क्या? क्योंकि एक्चुअली ना जो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीज़न आया था कि इनको आप शेल्टर होम्स में डालो, उसका कारण उन्होंने यही बताया था कि कुत्ते के काटने की वजह से बहुत बार छोटे बच्चों को रेबीज़ वगैरह हो जाता है, बाकियों को भी हो जाता है, तो उससे उनकी डेथ हो जाती है। तो थोड़ा जानते हैं इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में। दोस्तों पहली बात तो आप ध्यान में रखेंगे कि रेबीज़ एक फैटल मतलब जिससे डेथ हो जाए, ज़ूनोटिक मतलब जो एनिमल से ह्यूमंस में फैलती है एंड साथ ही एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है? जो कि रेबीज़ वायरस के थ्रू यहाँ पे फैलती है। एनिमल बाइट्स या स्क्रैचेस के माध्यम से ये मेजरली ट्रांसफ़र होती है।
तो आप ध्यान में रखिएगा कि एक बार आपके सिम्पटम्स आ गए, उसके बाद इंसान को बचाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत हैवी आपको डेथ रेट यहाँ पे देखने को मिलती है, अगर सिम्पटम्स अपीयर हो जाते हैं। तो रेबीज़ जो है आपके डॉग्स, कैट, लाइवस्टॉक, बैट्स, रैकून्स, ठीक है, फॉक्सेस, इन सबको यहाँ पे इन्फेक्ट करता है। तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि डॉग बाइट या डॉग से स्क्रैच जो होता है, वो 99% ह्यूमन रेबीज़ का कारण यहाँ पे बनता है। तो जो इन्फेक्टेड सलाइवा होगा, ठीक है, ओपन वाउंड्स के थ्रू यहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है एंड उससे रेबीज़ यहाँ पे फैल जाता है। एंड अगर ट्रीटमेंट अच्छे से ना करी जाए तो रेबीज़ की वजह से कोमा और इवन एक इंसान की डेथ भी हो जाती है। अब इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि सिम्पटम्स अपीयर होने से पहले डब्ल्यूएचओ का कोई भी डायग्नोस्टिक टूल यहाँ पे अप्रूव नहीं है। द वर्ड हियर इज सिम्पटम्स अपीयर होने से पहले। पर एक बार सिम्पटम्स आ गए, उसके बाद हमारे पास कुछ वैक्सीन ज़रूर हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैक्सीन होती है जो एक वैक्सीन है प्री एक्सपोज़र। मतलब मान लो आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कंटिन्यूअसली उस एरिया में जाना पड़ता है जहाँ बहुत सारे कुत्ते होते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपको डर होता है कि कोई रास्ते में कोई कुत्ता काट ना दे। तो उनके लिए यहाँ पे हमारे पास प्री एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और एक होता है पोस्ट एक्सपोज़र। ये एक्चुअली पता क्या होता है, आपने मान लो आपको किसी डॉग ने आपको बाइट कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे इसको इस्तेमाल करोगे एंड उसके माध्यम से आप वायरस एंट्री को नर्वस सिस्टम के अंदर एंटर करने से रोक सकते हो। तो कुछ यहाँ पे आपकी वैक्सीन्स हैं जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्री क्वालिफाइड है। एक है आपका रेबीवैक्स एस, ठीक है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। उसके अलावा आपका वैक्सीरैब एन है, ये जाइडस ने बनाई है। एंड वेरोरैब, ये सनोफी पैस्चर के द्वारा यहाँ पे बनाई गई है। और साथ ही साथ जब कोई इस तरह से डॉग बाइट होता है तो उसके बाद सोप के साथ एंड पानी के साथ उसको वॉश करना अलॉन्ग विद वैक्सीनेशन, ये अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात करें कि कितना यहाँ पे डेथ्स होती हैं। देखो, अगर ना यहाँ पे अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं, जो ऑफिशियल आंकड़ा है, जो पार्लियामेंट के अंदर भी पेश किया गया था, उसमें ये देखा गया कि 2024 के अंदर 37 लाख डॉग बाइट केसेस देखने को मिले एंड लगभग 54 लोगों की यहाँ पे जान गई। पर हालांकि बहुत सारे और इंडिपेंडेंट और सर्वेस हुए हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि एक साल के अंदर, जो पिछला साल था, उसमें लगभग 5,500 5700 के आसपास यहाँ पे डेथ्स देखने को मिली। तो देखो, जो एक होता है ऑफिशियल आंकड़ा, एक होता है रिपोर्टेड, मतलब रिपोर्टेड मतलब जो 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 सर्वे के बेसिस के ऊपर हुआ। तो सर्वे वाला आंकड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, पर जो ऑफिशियल आंकड़ा है जो सरकार के पास है वो 54 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अलावा दुनिया भर में जो आपको डेथ्स होती हैं रेबीज के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें 36% इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। और खासकर ना जो बच्चे होते हैं 5 से 14 साल के, उनको ज़्यादा ये कुत्ते यहाँ पे काटते हैं, आपने देखा भी होगा इसको। एंड उस वजह से इनकी डेथ्स भी हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो गौर के रिगार्डिंग है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। अब जो गौर है ना, वो भारत के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो गौर की पॉपुलेशन है ना, उसका 85%, 85% आपको इंडिया में ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, जो आई है विद रिगार्ड्स टू झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व की। पलामू टाइगर रिजर्व ने ना, इसमें गौर की जो संख्या थी वो 1970s के अंदर 150 हुआ करती थी। अब बहुत बड़ी कमी यहाँ पे देखने को मिली है और अब ये नंबर सिर्फ और सिर्फ 68 यहाँ पे रह चुका है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गौर जैसा पिक्चर में देख ही रहे होंगे, ये टॉलेस्ट वाइल्ड कैटल स्पीशीज है एंड कैटल फैमिली का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिविंग मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। इनका जो कलर है वो डार्क ब्राउन से ब्लैक होता है, और ये कलर थोड़ा सा फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में हल्का सा लाइटर हो जाता है। अब इनकी ना, अगर हम पॉपुलेशन बात करें गौर की, तो पॉपुलेशन का रफ एस्टिमेट है कि 13,000 से लेकर कहीं ना कहीं 30,000 के बीच में इनकी पॉपुलेशन है। पर मेजर पॉपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, कि लगभग 85% आपको इंडिया में ही देखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो नीलगिरीज के अंदर भी इनकी पॉपुलेशन है रफली 2,000 इंडिविजुअल्स के आसपास। बाकी साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में नेटिव है, एंड मेजरली जैसा मैं बता रहा था इंडिया के अंदर ही है। एंड इनकी जो प्रेफर्ड हैबिटेट है दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड आपके मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। पर पॉपुलेशन कमी हो रही है पोचिंग की वजह से, वल्नरेबिलिटी वजह से, फुट एंड माउथ डिजीज हो गया, रिंडर पेस्ट हो गया, डिजीज की वजह से भी यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। साथ ही साथ आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर इनका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। तो इनकी पॉपुलेशन पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर भी कम हुई है, जो झारखंड के अंदर है। अब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर लोकेटेड है इन द लातेहार डिस्ट्रिक्ट, राइट। एंड स्टार्टिंग में आप नोटिस करिएगा, जब पहले 9 टाइगर रिजर्व क्रिएट किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर का 1974, उसमें एक टाइगर रिजर्व आपका पलामू टाइगर रिजर्व भी था। दरअसल में दुनिया के अंदर
पहली बार जो टाइगर सेंसस कंडक्ट किया गया यूजिंग पगमार्क मेथड, वो दरअसल में प्लामू के अंदर ही था अंडर जे.डब्ल्यू. निकलसन। तो ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा यहाँ पे आपकी कुछ नदियाँ हैं, नॉर्थ कोयल, औरंगा, बुरहा रिवर। और बुरहा रिवर ऐसी है जो साल भर यहाँ पे बहती है, ठीक है, इस ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर भी। बाकी आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, साल, बैम्बू, ठीक है, ये मेन वेजिटेशन है। एंड यहाँ पर जो फौना की बात करें तो टाइगर, एशियाटिक एलिफेंट, लेपर्ड, ग्रे वॉल्फ, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं इन द प्लामू टाइगर रिजर्व। राइट दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बाकी बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था CDSU के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ही है, सो दिस इज करेक्ट। बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी आर्टिकल 300 से 307 नहीं बल्कि 315 से 323 देखने को मिलता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। इंडियन कार्डमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ लिंक्ड है, ना कि टी बोर्ड के साथ, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आप सब लोग इस तरह से अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।